गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने अपना जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया है कि तो हमने दो क्षेत्र पढ़ लिए थे इसमें। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसे हमें प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं और द्वितीय क्षेत्रक जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो उद्योग हैं उनको जो कच्चा माल है वो कृषि और इसके जो सहायक क्षेत्र हैं जैसे कि डेयरी है, मत्स्यन है ना, वनों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं, तो इसलिए इसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स के जितने भी जो है उत्पाद कच्चा माल जो है वो द्वितीय क्षेत्र को मिलता है, तो जिससे कि चीज़ें बनाई जाती हैं, इसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता बल्कि चीज़ें निर्मित की जाती हैं, है ना। और जो प्राकृतिक हमारे जो उत्पाद हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब इन दोनों के अलावा हमारा एक तीसरा क्षेत्र भी है, तृतीयक क्षेत्र जिसे कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इन दोनों क्षेत्रों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो पहला जो है उत्पादन करती है और दूसरा उस उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग देती है ना। तो ये गतिविधि जो है वो क्या करती है कि ना तो जो तीसरा जो क्षेत्र है वो वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं करती और किसी प्रक्रिया में सहयोग भी नहीं देती है, बल्कि ये इनके द्वारा, इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा जो चीज़ें बनी होती हैं उनको बेचने में ये क्षेत्र मदद करता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है एक तरह से हमें सेवा प्रदान करता है। तो जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, जो चीज़ें बनती हैं तो उनको थोक में या फिर खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए क्या हो, जैसे ट्रक हैं, ट्रेन है ना, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं ये हमारे टर्सरी सेक्टर में यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी इन चीज़ों को हमें स्टोर करने के लिए गोदामों की भी ज़रूरत होती है ना। और व्यापार से संबंधित हमें टेलीफोन पर बात करने की भी ज़रूरत होती है। अपना जो बिज़नेस है उसके लिए बिज़नेस सेटअप करने के लिए हमें बैंक की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो भी हैं कि बैंक है या भंडारण की जो जगह है ना, और गोदाम है, चीज़ों को जो लाने आने जाने के लिए जो साधन है, ये सारे हमारे तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। ये गतिविधियाँ वस्तु की बजाय क्या करती हैं, सेवाओं का सृजन करती हैं, इनकी सेवाओं का निर्माण करती हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, है ना। कि इसमें ऐसी सेवा भी हैं, ऐसी सर्विसेज भी हैं जो डायरेक्टली तो उसमें हेल्प नहीं करती हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, धोबी, नाई, मौची, वकील, है ना। ये व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। अब हमारे जो है कि आज जो मॉडर्न टाइम है तो उसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी है यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड भी बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, ये हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, यानी जो तीनों गतिविधियाँ थी हमारी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की। तो इन गतिविधियों के आपको उदाहरण दिए हैं और इसको आप देखेंगे कि क्या प्रदर्शित करता है, तो इसको आप स्वयं ही करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है कि इनको ये जो जितने भी हमारे क्षेत्रकों में विभाजित किए गए हैं इनको तीनों क्षेत्रों में बांट के रखेंगे कि दर्जी प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में या तृतीयक में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम इन तीनों क्षेत्रों की तुलना करेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है। अब देखिए, कहने को तो हमारे जो तीनों क्षेत्र ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी एक दूसरे के बिना जो है वो पूरे नहीं हैं। अब देखिए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से हमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है।
साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों ही सेक्टर्स में कितनी हम सर्विसेज और कितने गुड्स जो हैं वो उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो किसी भी इकनॉमी में क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो एम्प्लॉय की व्यू से क्या है, जो कुछ सेक्टर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ जो हैं सेक्टर्स वो उनसे कम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस क्षेत्र में हम ये देखेंगे कि सेवाओं की या हम गणना कैसे करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को अगर हमें कैलकुलेशन करना है, इनको कैलकुलेट करना है, और कुल उत्पादन को हम कैसे जानते हैं कि कितना उत्पादन हुआ होगा, तो उसके लिए देखें आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचर की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। ये एक अत्यंत बेतुकी बात है। यानी कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें किसी वस्तु में कितना पैसा लगा है किसी को बनाने में, और ये उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, मान लो कि अगर हम कोई एक कुर्सी बनवाते हैं तो उस कुर्सी में हम देखेंगे कि उसमें कितनी लकड़ी है या कितनी कीलें लगी हैं, कितना लोहा लगा है, क्या लेबर लगा है। तो इस तरह से अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो सब हमको बेवकूफ़ समझेंगे। तो लेकिन जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर हम क्या करना है, उन वस्तुओं को नहीं गिनना है, उनका हमें मूल्य ज्ञात होना चाहिए कि उसका कितना मूल्य है ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि 10,000 किलोग्राम गेहूँ जो 8 रुपये प्रति की दर से 8 किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा, और उसको 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद हम जो है उसको कैलकुलेट ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है अवेयर रहना है, किस बात से अवेयर रहना है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि हमने क्या उत्पादित किया है ना। जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ को हमने उत्पादित किया है और उससे हमने जो वस्तु बनाई है वो उससे कितनी वस्तुएं बनकर बेची गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही की जाती है। यानी कि अंतिम वस्तु जो फाइनल जो गुड्स और सर्विस होती हैं, यानी कि जो चीज़ आपके पास बनकर आ गई है, हमें सिर्फ उसकी ही वैल्यू को काउंट करना होता है। कि मान लो आपने एक बिस्किट का पैकेट आपने मार्केट से ख़रीदा है, तो हम और अगर हम उसको ये लगाएं हिसाब कि उसमें कितना आटा है, कितना चीनी है, कितना तेल लगा है ना। तो अगर इस तरह से गणना करेंगे तो वो एक बेवकूफ़ी है। लेकिन जब हम पूरे पैकेट की गणना करते हैं कि वो हमें 5 रुपये का मिला है या 10 रुपये का मिला है, तो इस तरह से ही हम उसको काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो अंतिम उत्पाद है, जो उपभोक्ताओं तक जो अंतिम वस्तु पहुंचती है, उसकी ही गणना की जाती है ना। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर जो है एक किसान है, आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो गेहूँ बेचता है, और जो मिल में गेहूँ की पिसाई होती है तो बिस्कुट कंपनी को जो आटा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। फिर वो बिस्किट कंपनी क्या करती है, उस आटे में चीनी तेल मिलाकर चीज़ों का उपयोग करके बिस्किट की पैकेट बनाती है। तो वह उपभोक्ताओं को 60 रुपये में बिस्किट बेचती है, 15 रुपये प्रति पैकेट, यानी जो एक पैकेट है वो 15 रुपये का है। तो जो बिस्कुट है वो अंतिम उत्पाद है, यानी कि हमारे कस्टमर तक वो पहुंच रहा है। तो इस तरह से हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या देखा है कि हमने कि जो हमारा जो बिस्किट का जो पैकेट था उसमें आटा, चीनी, तेल, उसका जो वैल्यू थी वो पहले से ही इसमें इंक्लूड थी, है ना। तो हमें उनकी अलग अलग जो कैलकुलेशन करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बार बार उनकी कैलकुलेशन करेंगे कि 2 रुपये का आटा था, 3 रुपये की चीनी थी, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन।